व्यूअर्स नमस्कार। आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। इंग्लिश लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जाना रहता है। क्योंकि हम लोगों के लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है तो हम लोगों को इसका रूट नॉलेज पता होना चाहिए। शुरुआत मैं वहीं से करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करके एडवांस लेवल पे, चाहे आपको वो इसका इस्तेमाल किसी फॉर्मल जगह पे करना हो या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फेस कर रहे हों, कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत एकदम बेसिक से की जाएगी और वही मैं आपको बताऊंगा आज। तो इसके लिए आप ये जानें कि सभी लोग जान रहे हैं कि इंग्लिश में लेटर्स होते हैं, तो कैसे कैसे ये आगे चल के सीरीज बढ़ती जाती है पहले मैं बताऊंगा। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेसिक है लेकिन यही बेसिक आपको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अब देखिए कैसे होता है। आप ये जान रहे हैं लेटर, एक देखिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बता रहा हूं मैं। लेटर से आपका बनता है सिलेबल, ये सिलेबल सिलेबस वाला नहीं है। सिलेबल अभी मैं बताऊंगा होता क्या है। सिलेबल से बनता है वर्ड, वर्ड से बनता है फ्रेज, फ्रेज से बनता है आपका सेंटेंस, हालांकि सेंटेंस के भी काइंड होते हैं। क्लॉज, क्लॉज पे भी मैं नहीं जाऊंगा, सेंटेंस ही इसको इस्तेमाल करता हूं। सेंटेंस बना वहां पर, उसके बाद सेंटेंस से बना पैराग्राफ, और पैराग्राफ से बना पैसेज, पैसेज से चैप्टर। ये चीजें हैं। अभी इसमें से काफी चीजें आपको पता होंगी, हल्का हल्का बताता हूं मैं आपको। जहां पे ज्यादा डीप बताना होगा उसको बताऊंगा मैं आपको। लेटर आपको पता है, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू आर वेरी अवेयर ऑफ दैट। वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, 5 वाउल्स हैं, ए ई आई ओ यू, एंड उसके अलावा 21 कॉन्सोनेंट्स, उसको आप जान रहे हैं। ये वर्ड भी आप जानते हैं। फ्रेज, मैं इसमें से सिलेबल क्या होता है पहले ये बताता हूं। सिलेबल एक्चुअली एक प्रकार का ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कम से कम एक कॉन्सोनेंट साउंड और एक वॉवेल साउंड को कंबाइन किया गया हो, उसी को फ्रेज कहा जाता है, सॉरी सिलेबल कहा जाता है। इसका बहुत ज़्यादा यूज है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में, इंग्लिश के वर्ड्स को फॉर्म करने में, इंग्लिश के वर्ड को ट्रांसफॉर्म करने में सिलेबल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और डिक्शनरी में भी अगर आप देखेंगे तो कोई वर्ड अगर लिखा हुआ है, वहाँ उसका प्रोनाउंसिएशन अगर आप पढ़ेंगे सही से तो उसके सब के बीच में एक छोटा छोटा हाइफन लगा रहेगा ऐसे। ये सिलेबल को ही डिफाइन करता है, सेपरेट करता है। अब मैं सिलेबल का एग्जाम्पल बताता हूँ आपको क्या है। जैसे एक डेमोक्रेसी एक वर्ड है, देखिए लेटर्स इतने सारे हैं, वर्ड एक है, लेकिन इसमें सिलेबल अलग अलग है। आपको करना क्या है, एक कॉन्सोनेंट लेना है, एक वॉवेल साउंड लेना है। डे, मो, क्रा, सी। सिलेबल कितने हुए? डे, मो, क्रा, सी। अभी इसमें देखिए डी के साथ ही आया हुआ है। एक्चुअली मैं वॉवेल साउंड की या वाउल साउंड की बात कर रहा हूं, ना कि वाउल्स की, यानी ए ई आई ओ लेटर्स की नहीं। अभी आप देखें डी के साथ ही है डे, म, क्रा, सी आर ए क्रा, सी। सी में सी के साथ वाई है, आई नहीं दिया गया है, लेकिन वाई का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे आई के रूप में हो रहा है, ई के रूप में हो रहा है। तो ये एक सिलेबल है। अब इसमें वर्ड में सिलेबल कितने बने? 1 2 3 4 सिलेबल का वर्ड है ये डेमोक्रेसी। अब जब भी आप इंग्लिश के डिक्शनरी में चेक करेंगे तो बीच में ऐसे हाइफन आप पाते होंगे, छोटा छोटा लगा रहता है और एक स्ट्रेस मार्क लगा रहता है ऐसे, यानी जिस सिलेबल पर स्ट्रेस रहेगा वहाँ पर स्ट्रेस मार्क लगा रहेगा, उसको तेजी से बोलना है। और
ऐसे बताया डेमोक्रेसी एक अलग प्रकार का सिलेबल है जिससे और सारे वर्ड फॉर्म किए जाते हैं, वो एक अलग चैप्टर है। अभी आप वेरी शॉर्ट में आप जान जाएं, सिलेबल का मतलब होता है कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल साउंड का ग्रुप। क्लियर? आगे बढ़ता हूं मैं। अब इन्हीं सिलेबल से आगे बढ़ के वर्ड बनता है। डेमोक्रेसी एक वर्ड है। फ्रेज, फ्रेज क्या है? शब्द समूह। जैसे कुछ शब्दों को मिला करके एक ऐसा शब्द बनाया जाए जो बहुत ज़्यादा नहीं रहने चाहिए, 2 या 3 शब्दों को मिला करके जिसकी एक कंप्लीट मीनिंग होती हो। जैसे गिव अप, गिव अप, गेट अप। आप देखेंगे वर्ड 2 हैं लेकिन फ्रेज एक है, एक फ्रेज है। फ्रेजल वर्ब्स, इससे बड़े बड़े भी वर्ड बनाए जाते हैं, फ्रेज बनाए जाते हैं। और कभी कभी तो फ्रेज उन वर्ड्स को भी कहा जाता है जो आम बोलचाल में कम ऑन, गेट आउट, कम हियर, टर्न योर लेफ्ट, टर्न योर राइट, ये सारे फ्रेज हैं। दिस इज डिफरेंट चैप्टर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सेंटेंस, सेंटेंस आप जान ही रहे हैं, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक लास्ट में पंक्चुएशन मार्क रहता है, चाहे वो फुल स्टॉप हो, फुल स्टॉप, चाहे क्वेश्चन मार्क हो, चाहे एक्सक्लामेटरी मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क हो। क्लियर? फुल स्टॉप को अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड भी कहा जाता है, इसको आप जान लें। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश जो कि हम लोग फॉलो करते हैं वहाँ पे इसको फुल स्टॉप ही कहा जाता है, पूर्ण विराम। इन तीनों मार्क्स में से एक मार्क यहाँ पर आएगा, वो सेंटेंस बनाता है, यानी ये कंप्लीट मीनिंग देता है। इन्हीं सेंटेंसेस से मिला करके पैराग्राफ बनाए जाते हैं। पैराग्राफ वही चीज़ है जब आप चैप्टर्स को पढ़ रहे होते हैं जिसमें हल्का सा स्पेस, आ, लॉयन, वॉस, ऐसे करके ना वहाँ पे रहता है। पैराग्राफ वही चीज़ है जिसमें हल्का सा स्पेस दे करके पहला लेटर शुरू किया जाता है, वो कैपिटल में रहता है, और लास्ट में प्रयास ये किया जाता है कि इसका जो एंड भी हो वो हल्का सा लास्ट जो इसका मार्जिन रहता है उसके पहले ही फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा कर दिया जाता है। पैराग्राफ होता है। इन्हीं पैराग्राफ से मिला करके पैसे जाते हैं, यही पैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पैसे से मिला के चैप्टर, चैप्टर से बुक, वो सब अलग चीज़ है। अभी आप लगभग सारी चीज़ें जान गए। लेटर, सिलेबल, वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, पैराग्राफ, पैसेज, चैप्टर। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। देखिए, इन चीज़ों को आप जाने यहाँ पे कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं, अब इसको कंफ्यूज नहीं करना है। इससे ये आपका एकदम बेसिक स्टार्टिंग है और यहाँ से आपको आगे बढ़ना है। अब मैं बताऊँगा, जब आप इतना चीज़ें जान गए हैं, एक्चुअली ये भी शुरुआत आपकी है, आगे बहुत चीज़ें आप जानेंगे और इंग्लिश पे आप एक एडवांस लेवल तक आप जाएंगे। सीधा इसके बाद मैं आता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। जब भी कोई स्टूडेंट अगर वो ग्रामर पढ़ना शुरू करता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आता है और यहाँ से अब आपकी फॉर्मल नॉलेज की स्टार्टिंग होगी, यानी आपको बताया जाएगा और धीरे धीरे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे कि आप अपने कन्वर्सेशन में या अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको यूज़ कर सके। आगे मैं आता हूँ और अभी वीडियो के लास्ट में मैं कुछ प्रोनाउंसिएशन सिस्टम बताऊंगा आपको, कैसे कोई चीज़ प्रोनाउंस किया जाता है, वो बाद में रहेगा, जिससे कि अगर मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ जो आपको लगे कि कैसे इसका खास तरीके से प्रोनाउंसिएशन किया गया है, वो उसमें बताया जाएगा, आपको मैं उसको बता दूंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच मीन्स जो आप बोल रहे हैं। स्पीच का वैसे हम लोग तो मतलब जानते हैं भाषण, तो हम लोग जो भी बोलते हैं सारा स्पीच में आता है। स्पीच को हम लोग क्या कह सकते हैं? नरेशन भी कह सकते हैं, सेंटेंस भी कह सकते हैं, और कुछ भी बोल सकते हैं, वॉइस भी कह सकते हैं, स्टोरी भी कह सकते हैं। फिलहाल जो आप बोल रहे हैं उसी को स्पीच कहा जाएगा, चाहे छोटा स्पीच हो चाहे बड़ा स्पीच हो, उसके जितने पार्ट्स होते हैं उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है?
हालांकि पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत सारे ग्रामेरियंस वर्ड क्लासेस भी कहते हैं। वर्ल्ड क्लासेस नहीं, वर्ड क्लासेस, यानी शब्दों के वर्ग। ठीक है, जो शब्द हम बोल रहे हैं उनको किन किन क्लासेस में रखा जाए, किन किन ग्रुप्स में रखा जाए, जिससे कि हमको ग्रामर सीखने में आसानी हो, वही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है या वर्ड के क्लासेज होते हैं। अब मैं इसी में कुछ मैं बेसिक चीज़ें बताता हूँ। इसमें जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे होते हैं तो जनरली हम लोगों को बताया जा रहा है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना शुरू करता हूँ या वर्ड क्लासेस। अभी फिलहाल मैं इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बोलूँगा, दो चीज़ें नहीं बोलूँगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। हम लोगों को बताया जाता है कि 8 काइंड्स, एक्चुअली काइंड्स और टाइप्स दो वर्ड होते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि सर काइंड्स का इस्तेमाल क्यों किया गया, टाइप्स का क्यों नहीं। ज़्यादातर डिफाइनिंग टर्मिनोलॉजी में काइंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। टाइप्स किसी पर्सन के लिए, किसी व्यवहार के लिए, वहाँ पे टाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज किसी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए हमेशा काइंड्स का इस्तेमाल किया जाता है, वही मैं कर रहा हूँ। 8 काइंड्स होते हैं, क्लियर है आपको। हालांकि इसमें थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाते हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच के 10 काइंड्स होते हैं, लेकिन हम लोगों को 8 काइंड्स ही जानना है और इसी के बारे में आगे से डिटेल जानना है। बताऊंगा पूरा आपको मैं कि 9th और 10th वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो पहले मैं इसको देखिए शुरू करता हूं। पहले मैं लिखता हूं नाउन, प्रोनाउन। क्या इसका एक प्रश्न आता है मन में कि क्या नाउन प्रोनाउन का कोई क्रम होना चाहिए, कोई सीरीज, कोई ऑर्डर। हमने पहले वर्ब क्यों नहीं लिखा, पहले एडजेक्टिव क्यों नहीं लिखा, पहले प्रीपोजिशन क्यों नहीं लिखा, कंजंक्शन क्यों नहीं लिखा। इसका कोई ऑर्डर नहीं क्रिएट किया जाता है, लेकिन नाउन से शुरुआत किया जाता है। अब नाउन के स्थान पर जो वर्ड इस्तेमाल किया जाए प्रोनाउन, क्लियर। तीसरा, अब इन्हीं दो लोगों की जो विशेषता बताया उसको एडजेक्टिव। इसके बाद चौथा आएगा वर्ब, पांचवा आएगा एडवर्ब, छठवां आएगा प्रीपोजिशन, सेवेंथ आएगा आपका कंजंक्शन, एट्थ आएगा इंटरजेक्शन। आप लोग अभी 8 तक मैं बता रहा हूं, 9th और 10th हल्का सा सीक्रेट रहेगा। चाहे तो आप वीडियो पॉज करके अपना आप याद कर सकते हैं कि ये 9th और 10th वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेज ये कौन सा होता है, जो कि हमें नहीं पता है। बहुत मैं बताऊंगा इसको डिटेल में आपको। तो सबसे पहले मैं बताता हूं इनके बारे में। वैसे तो ये कोई स्टूडेंट या बच्चे जब पढ़ने आते हैं स्कूल में, एकदम स्टार्टिंग से लेकर के उनको काफ़ी हाई क्लासेस तक ये पढ़ाया जाता है। बहुत लोगों को याद भी हो जाता है और बहुत लोगों को नहीं भी याद होता है। क्योंकि आजकल इंग्लिश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप कोई भी एग्जामिनेशन ले लें, आपका जनरल रूटीन ले लें लाइफ का, उसमें बिना इंग्लिश के आप किसी भी आदमी से compete नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ मस्ट फॉर यू। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। तो हाँ, पहला क्वेश्चन ये था कि ये किसी खास ऑर्डर में क्यों लिखे जाते हैं। याद कैसे होगा ये, याद ऐसे कर लीजिएगा, TION TION तीनों एक साथ रहते हैं। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, 3 ये हो गए। नाउन वाले दोनों एक साथ रहेंगे, नाउन प्रोनाउन, ठीक है। वर्ब वाले दोनों एक साथ रहेंगे।
3, 2, 5, 2, 7, 1, 8। एडजेक्टिव अकेला नहीं है, एक्चुअली वो प्रोनाउन नाउन की विशेषता बताता है। अब याद हो गया कि लास्ट में तीनों TION शन वाले, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये हो गया। शुरू में दोनों नाउन वाले, नाउन एंड प्रोनाउन, और थर्ड स्थान पे एडजेक्टिव, चौथे और पांचवें स्थान पे वर्ब और एडवर्ब। इसका खास ऑर्डर क्यों बनाया गया है? पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलर नाउन होता है। कोई भी वर्ड, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं या आप बिहेव कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कुछ भी, जो भी आदमी ने बोलना सीखा, लिखना सीखा, ज़्यादातर नाउन्स इसमें आते हैं। और उन्हीं नाउन्स को जब हमें नहीं लाना होता है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इसीलिए इसी ऑर्डर में लिखा गया। ऐसे ही आपको याद रखना है। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको याद रख लीजिएगा। अब मैं इसके बारे में हल्का सा डिस्क्राइब करता हूँ कि ये हैं क्या। आप लोग ये चीज़ जान ही रहे होंगे कि इंग्लिश के बहुत सारी जो लैंग्वेज है वो ग्रीक, लैटिन ओरिजिन से बनाई गई है और रोमन से भी ली गई है। ये सब वहाँ से वर्ड ओरिजिनेट होते हैं और इसका खास मतलब होता है। जब इसका सेंस कंप्लीट किया गया तभी वर्ड बनाया गया। ऐसे मैं बताता हूँ, बहुत ही बेसिक चीज, नाउन। इस वर्ल्ड पे या कहीं भी कोई भी चीज़ें जो विजिबल या इनविजिबल चीज़ें हैं, सारी नाउन हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं, वाइट बोर्ड, दिस मार्कर, बॉय, गर्ल, रूम, लाइट, कुछ भी, सारी चीज़ें ये नाउन है। कोई भी वर्ड होता है वो नाउन है। किसी सिटी का नाम नाउन है, सब चीज़ें नाउन है। जो भी आपको दुनिया में दिख रही हैं चीज़ें, सारी नाउन हैं। और मल्टीपल चीज़ें जो नहीं भी दिख रही वो भी नाउन है। इसको डिफाइन किया जाता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग एंड एनिमल। तो जब ये बता दिया गया कि जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, या कुछ चीज़ें नहीं भी देख रहे हैं लेकिन उनके नेम रखे गए हैं, सारे नाउन हैं। कुछ भी इस पर आपको एक्स्ट्रा नहीं जानना है। इसके जब नाउन के एडवांस लेवल ग्रामर में हम जाएंगे तब बताएंगे कि नाउन के कौन से काइंड्स हैं और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अभी नाउन का मतलब आप यही जाने कि जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं सारी नाउन हैं। क्लियर? और इसके बाद प्रोनाउन। डिफिनीशन आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको एडवांस लेवल पे पढ़ाऊंगा अभी इसे। प्रो का मतलब होता है इन द प्लेस ऑफ। प्रो 2 वर्डों से बना हुआ है, 2 वर्डों नहीं, देखा जाए तो 2 सिलेबल्स हैं, 2 वर्डों ही हैं। प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब इन द प्लेस ऑफ, नाउन का मतलब नाउन। जो नाउन के प्लेस पर आया उसको प्रोनाउन कहा जाता है। तो यानी जब कभी कभी हमें नाउन का इस्तेमाल नहीं करना होता है या पता ही नहीं रहता है कि कौन सा नाउन है, तब वहाँ पे प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आप जान सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए एक हम स्टोरी बनाते हैं, बॉय इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। क्लियर? अब ये तो बार बार नहीं कह सकते हैं बॉय इज स्कोरिंग वेरी हाई, बॉय इज प्लेइंग वेरी स्विफ्टली, बॉय हैज़ कंप्लीटेड सेंचुरी। बार बार बॉय नहीं कहेंगे, तो पहली बार बॉय आएगा और बाद में उसके स्थान पे इन द प्लेस ऑफ बॉय आप एक ऐसा वर्ड लाएंगे जो कि प्रोनाउन कहलाएगा ही। अभी आपको याद आ जाएगा जितने भी वर्ड हैं इस तरह के, ही, शी, इट, दे, इस सारे वर्ड जो है प्रोनाउन में आते हैं। बेसिक लेवल पे यही। अभी इसको आप इमेजिन करें कि प्रोनाउन क्या होता है और इसको आप जान जाएंगे। कभी भी जो नाउन के स्थान पे वर्ड आए वही प्रोनाउन है, आगे नहीं। इसमें नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा आया हुआ था, मैंने बताया था एडजेक्टिव का ऑर्डर आएगा। हालांकि किसी भी ऑर्डर में आप ले सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर ऑर्डर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव एक्चुअली नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए जिन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है उसको क्वालिफाई करने के लिए। डिफिनेशन तो ये बताई जाएगी आपको कि द वर्ड्स विच क्वालिफाई द गिवन नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। इसका मैं एडवांस कोर्स में आपको बताऊंगा अभी कि क्या इसका डिफिनेशन होता है। लेकिन एडजेक्टिव वो जाने, वो वर्ड को आप जाने जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है।
तो आदमी कह सकता है कि एक और नाउन लगा करके भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है। बॉय, इसके साथ आप गुड लगा सकते हैं, इसके साथ आप स्मार्ट लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं। यही सारे वर्ड जो इसको क्वालिफाई, इसकी विशेषता बताएंगे। विशेषता का मतलब क्वालिटी नहीं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी, गुड है उसको हम बैड भी कर सकते हैं, स्मार्ट है तो स्मार्ट का अपोजिट फूल या जो भी कह सकते हैं आप, वो भी इसमें लाया जा सकता है, वो भी। यानी कि गुड और बैड थिंग को मिला के क्वालिटी बतानी है। क्वालिटी, अगर क्वालिटी अच्छी है तो गुड बताई जाएगी, अगर खराब है तो बैड बताई जाएगी। सारे एडजेक्टिव में आएंगे। अब इसी से आगे बढ़ते हैं। आप इसको जानिएगा, आगे बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे। एडजेक्टिव क्लियर नहीं हुआ होगा पूरा भी, लेकिन कुछ चीज़ें आप जान गए कि हाँ क्या हो सकता है। जब इसका पार्सिंग बताएंगे हम लोग तो पूरा पता हो जाएगा आपको। अब इसके आगे कौन सा वर्ड आया हुआ था या क्लास? वर्ब। वर्ब का मतलब ही होता है वर्ड। तो अब ये कायदे से वर्ब जो बना हुआ है, इसका ओरिजिन का जो मीनिंग होता है वो वर्ड होता है, यानी वर्ड को ही वर्ब कहा जाता है। तो ये तो थोड़ा सा अजीब लगता है। एक्चुअली जो भी एक्शन वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ड्स, उन्हीं को वर्ब कहा जाएगा। इसीलिए वर्ब और वर्ड एक ही चीज है। एक्शन वर्ड्स को ही वर्ब कहा जाता है। हिंदी में आप जान रहे होंगे, ना लगा के लिखना, पढ़ना, सोना, खाना, बोलना, सारे ये वर्ब्स होते हैं। इसी को इंग्लिश के वर्ब के बेस फॉर्म में टू लगा के बोला जाता है। टू गो, टू कम, टू स्लीप, टू स्पीक, टू टीच, टू राइट। क्लियर? तो ये सारे जितने भी चीज़ें घटित हो रही हैं, जो भी एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, उसी को वर्ब कहा जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं एडवर्ब। देखिए एडवर्ब अगर इसको आप ब्रेक करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो एडजेक्टिव प्लस वर्ब इसमें छिपा हुआ है। तो एक्चुअली एडजेक्टिव प्लस वर्ब नहीं है, देखा जाए इसका मतलब है एडजेक्टिव ऑफ वर्ब। वर्ब की जो विशेषता बताए, क्वालिफाई करे, हालांकि उसके लिए एक प्रॉपर ग्रामर वर्ड मॉडिफाई इस्तेमाल किया जाता है। मॉडिफाई का मतलब होता है बदलना, लिमिट करना, सीमित करना उसको। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल देना पड़ेगा। एडवर्ब का बेसिक डेफिनेशन ये होगा कि ऐसा वर्ड जो वर्ब को और स्वयं एडजेक्टिव को, अब सही से इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल में लिखूंगा, जिससे कि एडवर्ब बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि ये इसका मतलब क्या होता है। एडवर्ब ब्रेक करते हैं। ये पहली बात तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, क्योंकि ऐड लगा हुआ है इसमें। क्लियर? वर्ब को मॉडिफाई करेगा क्योंकि इसमें वर्ब लगा हुआ है, और ये स्वयं एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। ये स्वयं एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब होता है उसको लिमिट में बांधता है। लिमिट का मतलब, जैसे एक एग्जाम्पल है, ही इज रनिंग। ही प्रोनाउन आपको याद आ गया होगा, फुल स्टॉप दे देता हूं। अब रनिंग एक एक्शन है, तो एक एडवर्ब यहां पे लगाता हूं मैं। ही इज रनिंग फास्ट। एक कॉमन पर्सन से पूछा जाए इसमें फास्ट क्या है। ही प्रोनाउन है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब, रनिंग मेन वर्ब है। रनिंग को ही मॉडिफाई कर रहा है फास्ट, यानी वो आदमी दौड़ रहा था, लेकिन दौड़ना अभी नहीं क्लियर हो रहा है कि धीमा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। फास्ट ने आके बता दिया कि फास्ट दौड़ रहा है, यानी एडवर्ब का काम किया, वर्ब को मॉडिफाई किया। ऐसे ये एडजेक्टिव को भी करता है, वर्ब को भी करता है, और एडवर्ब स्वयं को भी करता है। एडवांस क्वेश्चन में पूरा इसका डिटेल बताऊंगा मैं। अभी एडवर्ब का मतलब यही जाने आप।
देखिए यहाँ तक आप पहुँच गए। इसके बाद TION वाले वर्ड स्टार्ट होंगे अब, शन वाले। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन एक्चुअली नाउन या प्रोनाउन, चाहे जहां हो, नाउन प्रोनाउन लोगों को लगता होगा कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही रहता है, ऐसा नहीं है, वो बाद में भी, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, ऐसा हम लोग लगता होगा कि नाउन का मतलब सब्जेक्ट, नाउन में सब्जेक्ट कतई ही नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, तो ये प्रीपोजिशन, प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब कंडीशन, यानी कि किसी पोजीशन के पहले आता है और उसको बताता है कि आपस में इसका रिलेशन क्या है, दो नाउन्स या प्रोनाउंस को आपस में। अभी ये दोनों बुक और टेबल के बीच में एक रिलेशन है, इसको रिलेशन में बताने वाला एक ही मात्र वर्ड है ऑन, इसीलिए प्रीपोजिशन है। ये बता रहा है कि टेबल के ऊपर बुक है, नहीं तो अंडर भी कह सकता था वो, अंडर, ऑन, ये सारी चीज़ प्रीपोजिशन है। बहुत सारे प्रीपोजिशन है, ऑफ, फ्रॉम, बाय, इन, विद, एट, ये सारे प्रीपोजिशन हैं। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल एक्चुअली हैं। तो ये खाली बताते ही पोजीशन, ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आ करके उसकी पोजीशन बताते हैं कि वो कैसे और नाउन्स और प्रोनाउंस से पोजीशन के रूप में रिलेटेड है, आपस में क्या पोजीशन है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्री प्लस पोजीशन, प्री का मतलब पहले आता है एक्चुअली ये, हालांकि फ्रेजल वर्ब्स में प्रीपोजिशन बाद में भी आता है, उसे बताया जाएगा जब वर्ब का डिटेल्ड चैप्टर होगा। प्रीपोजिशन हो गया। कंजंक्शन, एक चीज आपसे पूछा जाता है इसमें कितने सिलेबल हैं, कॉन जंक्शन, क्लियर, कॉन जंक्शन, कॉन का मतलब होता है इकट्ठा और जंक और शन को एक कर लिया जाए, मिलाना। जंक्शन ऐसा स्थान जहाँ पे दो ट्रेनें या कई सारे रूट्स आके मिलते हैं। जंक्शन का मतलब होता है मिलने वाला स्थान, जहाँ पे मिलना होता है। तो कॉन जंक्शन का मतलब होता है, कॉन का मतलब इकट्ठा, यानी मिलाकर इकट्ठा करने वाले वर्ड को कॉन जंक्शन कहा जाता है। ऐसे वर्ड्स जो किन्हीं सेंटेंसेस को या किन्हीं वर्ड्स को ज्वाइन कराते हैं, उसका मिलन कराते हैं, आपस में जोड़ते हैं, उन्हीं को कंजंक्शन कहा जाता है। अब ये चीज़ें आपको धीरे धीरे याद आएंगी। जैसे एंड है, दैट है, बहुत सारे वर्ड हैं। ये देखिए एंड और दैट पे चलता हूँ भी मैं। राम एंड श्याम, तो एंड यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में आया, ये वर्ड को भी ज्वाइन कराता है और ये सेंटेंस को भी ज्वाइन कराता है। जैसे राम आस्क्ड मी that he was going to school yesterday। अब that यहाँ पे आ गया तो that सेंटेंस को ज्वाइन, अलग अलग सेंटेंस थे उसको ज्वाइन कराया, तो ऐसे वर्ड को कंजंक्शंस कहा जाएगा। आगे लास्ट आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ये इंजेक्शन ऐसा लगता है, इंटरजेक्शन का मतलब होता है, और ये जेक्शन, जब इसको मैं आपको जो वोकेबलरी सेक्शन में बताऊंगा कि इंटरजेक्शन में जक्शन क्या है, इंटर का मतलब आपस में, और जेक्शन इजेक्ट, इससे बहुत सारे वर्ड बने हैं। इंटरजेक्शन का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो कि किसी फीलिंग्स को प्रकट करें, आ, हुर्रा, हा, ओ, ये सारे वर्ड इंटरजेक्शन में आते हैं। ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। शुरू मैंने बताया था आपको कि दो 9th और 10th 8 तो क्लियर हैं, 9th और 10th भी एक क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस होते हैं। वो क्या होते हैं शायद आप याद किए हों, मैं बताता हूँ कौन सा होता है। जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का एक ही स्थान है एडजेक्टिव, इसी में डिटरमाइनर, डिटरमाइनर्स, ये आपका 8th बन सकता है, चाहे एडजेक्टिव के पास रहता है ये,
एडजेक्टिव खुद नाउन प्रोनाउन तीसरे स्थान पे आता है। चौथा ये बन सकता था डिटरमाइनर, जो कि इसी का पार्ट है। मॉडर्न ग्रामेरियंस ने या जो ग्रामर का एडवांस लेवल कोर्स होता है वो ये कहता है कि एडजेक्टिव का जो बेसिक मतलब है गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, जो भी चीज़ें होती सब एडजेक्टिव में आती हैं। फैट, थिन, ये सब चीज़ें जो क्वालिटी बताती हैं उसको अलग रखा जाए। लेकिन एक बहुत सारा उनका एक ऐसा भी वर्ड है जो कि कभी चेंज नहीं होता है, वो डिटरमाइनर। वो डिटरमाइन करते हैं। ये ऐसे वर्ड हैं दिस, दैट, फ्यू, लेस, ऐसे बहुत सारे, सच, सम। और ज़्यादातर तो आप देखेंगे ग्रामर में हम लोग इसी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। सम का इस्तेमाल कहाँ किया जाए, आइदर और, नाइदर नॉट, बहुत सारी चीज़ों को, दिस का, दैट का, इन सब चीज़ों को, ये सारे डिटरमाइनर होते हैं। इसके अलग अलग फर्स्ट सेकंड का, 1 2 का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये सब डिटरमाइनर में आता है। ये 9th है। 9th का मतलब ये एडजेक्टिव के बाद आकर के चौथा भी बन सकता था, 4th डिटरमाइनर, बाद में वर्ब आती। फिलहाल ये 9th है जो कि 8 ही माना जाएगा बेसिक। 10th मैंने आपको 9th डिटरमाइनर्स बताया। 10th एक बहुत बड़ा क्लास और है वर्ड्स का या पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो है इसी वर्ब में। एक्चुअली वर्ब दो तरह के होती हैं, एक होता है लेक्सिकल, एक होता है ऑक्सिलरी। इसी को बोलते हैं हेल्पिंग। अब मैं बताता हूं लेक्सिकल का मतलब। वैसे लेक्सिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू डिक्शनरी। लेक्सिकल जो वर्ब की फॉर्म होती है उसको मेन वर्ब कहा जाता है। गो, राइट, रन। जो ग्रामेरियंस है उन्होंने ये कहा है गो, राइट और रन ये लेक्सिकल वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स। उसे लेक्सिकल का मतलब बता दूं, लेक्सिकल का मतलब मेन नहीं होता है। लेक्सिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू डिक्शनरी, जो डिक्शनरी से रिलेटेड हो या जो वर्ड से वर्ड से रिलेटेड हो उसको लेक्सिकल कहा जाएगा। तो गो, राइट एंड रन एटसेट्रा ये सारी चीज़ें हैं। इनको वर्ब्स में ही, वर्ब्स किस स्थान पे आ रहा था, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में डिटरमाइनर आ गया था चौथे स्थान पे, पांचवा ही वर्ब था। छठवें के रूप में इसके बगल जो है आप चाहते तो रख सकते थे ऑक्सिलरी। एक्चुअली ग्रामेरियंस ने ये माना हुआ है कि लेक्सिकल एक अलग फॉर्म होता है, गो, राइट, रन एटसेट्रा, जिसके कि 4 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी फॉर्म, इंग फॉर्म। एक और उन्होंने माना हुआ है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब जिसमें कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल और बहुत सारे वर्ड हैं जैसे, और जिसमें ये आपका हैज़, हैव, हैड है। हालांकि विल और शैल को ये मॉडल्स में गिना जाता है, मॉडल वर्ब्स में गिना जाता है। तो ये सब चीज़ें आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स में आती हैं। यही 9th और 10th हैं। लेकिन ज़्यादातर बुक्स में चूंकि ये वर्ब में लेक्सिकल या मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब इसी वर्ब का फॉर्म है तो इसको वर्ब में रखना ठीक होगा। और डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं, इसलिए इसको एडजेक्टिव में रखा जाएगा। इन चीज़ों को मैंने बताया आपको। अब मैं कुछ चीज़ों के बारे में बता रहा था कि जैसे आपको लास्ट में बताऊंगा कि प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, तो वो चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आपको बोलने में थोड़ा सा आसानी हो और समझने में भी दिक्कत ना आए। कुछ ऐसे वर्ड्स में बताऊंगा जिसका कि प्रोनाउंसिएशन 2 तरीके से व्यवहार में लाया जाता है, एक राइट या प्रॉपर, एक रॉन्ग या इम्प्रॉपर। हालांकि ये रिलेटिव वर्ड है कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या है, लेकिन मैं बताता हूं। पहला आप ये जाने, ये लास्ट में बता रहा हूं मैं, प्रोनाउंसिएशन का अलग से एक कोर्स ही रहेगा पूरा, उसमें पूरा बताया जाएगा। लेकिन चूंकि लगातार बोला जा रहा है इसमें वर्ड, तो आप जाने क्या इसका मतलब होता है, क्यों ऐसा प्रोनाउंस किया जा रहा है। देखिए एक वर्ड है WERE, इसको वर पढ़ा जाएगा ना कि वेयर।
अब इतना ही जानिएगा, दिस इज करेक्ट, वर। और ये मैंने बताया हुआ था कि अगर आर के बाद कोई वॉवल साउंड नहीं है तो वह पढ़ा जाएगा, वर, इसको जानना है। और ये चीज़ें हैं WH वर्ड्स जो होते हैं, हम लोग क्या होता है इसको पढ़ते हैं व्हाट, यानी अगर जो पढ़ते हैं व्हाट अगर लिखा जाए तो व्हाट, ऐसे गलत है, ये व्हाट है। मैं इसको बोल रहा हूं बार बार इसलिए बताऊंगा आपको, व्हाट, ऐसे सारे वर्ड हैं, वाई, और एक वेयर भी है, मैंने बताया था वेयर, WERE, तो वर था, लेकिन WHERE, वेयर, इसका मतलब कहां होता है, वाई। लेकिन हाउ, क्योंकि H से शुरू होता है, W से नहीं, और होम, होम आपको लगता होगा कि W से शुरू हो रहा है, रॉन्ग, ये H प्रोनाउंसिएशन से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको हा बोलते हैं। अन्यथा विच, हुज, हुज में हा बोला जाएगा, क्योंकि H प्रोनाउंसिएशन आप कर रहे हैं ना कि W। तो हाउ, हुम, हुज तो सही है, लेकिन विच, वाई, वॉट, वेयर, ये सारे वर्ड आप प्रोनाउंस करेंगे। ऐसे बहुत सी चीज़ें बताता रहूँगा आपको मैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप ग्रामर की बेसिक चीज़ों को आप जान गए कि कैसे लेटर्स से कैसे सिलेबल बनाया जाता है, वर्ड कैसे बनाया जाता है, कैसे फ्रेज बनाया जाता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस के बारे में आप जानें, और इसके हल्का सा बेसिक चीज़ों को आप समझें कि कैसे इसका मतलब क्या होता है। इसको इमेजिन करें, इसकी प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता रहेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, तो आप जब भी ग्रामर में बताया जाएगा, कोई डिटेल्ड एनालिसिस या करेक्शन बताया जाएगा आपको, आप समझ नहीं पाएंगे। इसके मैं एडवांस लेवल पे जाऊंगा, इसके काइंड्स बताऊंगा, इसका सिंटैक्स कैसे होता है, करेक्शन कैसे होता है, सब बताया जाएगा आपको। लेकिन अभी आप इसको सेल्फ प्रैक्टिस करें और सोचें, आप इंग्लिश से कोई वर्ड लीजिए, आप इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप देखें किसी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, बुक में, या जो आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसमें देखें कि आप वर्ड्स को समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि कोई चीज़ नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कुछ भी है, उसको आप समझें। दिक्कत आएगी लेकिन बाद में समस्या ख़त्म हो जाएगी आपकी। धीरे धीरे आप नहीं जान पाएंगे, बहुत सारी चीज़ों को आप जानते भी नहीं रहेंगे क्योंकि उसकी मीनिंग आपको नहीं पता है। हिंदी में आप सोच सकते हैं, एक चीज़ मैं और बताऊं, जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है, इसमें भी होता है नाउन का मतलब संज्ञा, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम, सबका नाम, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, वर्ब का मतलब क्रिया, एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण, इसके बाद TION वाले वर्ड आएंगे, प्रीपोजिशन, संबंध सूचक शब्द जो संबंध बताएं, पोजीशन, उसके बाद आपका कंजंक्शन, समुच्चय बोधक, जो समूचा यानी इकट्ठा करे जो, और लास्ट में इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक, ये जिसमें विस्मय आदि प्रकट किया जाए। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग इंग्लिश को अपने क्लास लेवल पे, स्कूल लेवल पे आप पढ़ रहे होंगे, या बहुत सारे लोग कॉम्पिटिशन्स को, या बहुत सारे लोग कंपटीशन वगैरह जॉब में हैं तो उनको इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करनी है, फॉरेन जा रहे हैं, या जनरली वो एक जनरल हैबिट में अपनी अच्छी इंग्लिश चाहते हैं, उसके लिए पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ ग्रामर जानना पड़ेगा। आप वैसे समझें, इंग्लिश तो चूँकि बहुत पॉपुलर हो गई है, मान लीजिए कोई आपको ग्रीक है, लैटिन है, स्पेनिश है, इटालियन है, कोई भाषा सिखाई जाए, क्या संभव है ऐसा कि बिना ग्रामर जाने आप उसकी पूरी लैंग्वेज जान सकते हैं? इम्पॉसिबल। दो चार वर्ड आप भले बोल लें, लेकिन बिना उसके ग्रामर को जाने हुए, बिना स्ट्रक्चर को जाने हुए, बिना टेंस को जाने कतई आप नहीं समझ सकते हैं। तो आप इसको समझें, मैं इसमें पूरी हेल्प करूँगा। धन्यवाद।